हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप अच्छी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद रिगार्ड्स टू क्रिकेट कि विराट कोहली के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम पहले एक सेंचुरी बनाई गई है, तो काफ़ी उस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इंडियन एक्सप्रेस में भी ये चीज़ कवर्ड है एंड साथ ही साथ द हिंदू में भी। दैट इज़ व्हाट कि सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज, ऐसा हमारी सेंटर के द्वारा बोला गया है। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक तरह का पिटिशंस गई हुई थी कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए। पर यहाँ पर हमारे जो सेंटर है उन्होंने ये बात बोली है कि एनी चेंज इन ह्यूमन रिलेशनशिप शुड कम फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड नॉट फ्रॉम द कोर्ट। तो कोर्ट ये चीज़ ना देखे, ये चीज़ें अगर होनी है कि सेम सेक्स मैरिज हो या ना हो, ये लॉ मेकिंग बॉडी दैट इज लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए, ना कि कोर्ट का। ऐसा सेंटर ने यहाँ पर बोला है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसके साथ ना एक तरह की प्योरिटी या सैंक्टिटी इन्वॉल्व है। देखो, ये मैं नहीं पॉइंट बोल रहा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट है। उन्हें बोला है कि एक तरह का संस्कार है, एक तरह का होली यूनियन है यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच की शादी। और अगर शादी के अंदर हम सेम सेक्स यूनियन आ जाएंगे तो सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है, ऐसा सेंटर का मानना है। जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि सेंटर और जो कोर्ट्स हैं, या फिर अदर आई शुड से एग्जीक्यूटिव और जो हमारी जो जस्टिस हैं, ठीक है ना, जो कोर्ट्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर भी द्वंद देखने को मिला है। और ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी बन जाता है। इसके साथ में यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, सिलिकॉन वैली बैंक कंटेजन में लीव इंडिया अनस्कैथ्ड, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना है। दरअसल में है क्या ना, यहाँ पर हमारे लिए कंटेजन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली का ना, सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसका एक तरह से फेलियर हुआ है, ठीक है। और इस फेलियर की वजह से ना इंडिया में जो कुछ हमारे टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, कुछ जो आईटी फर्म्स हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पर ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। दरअसल में जो कंटेजियन वर्ड है ना, उसका मीनिंग यही होता है। क्या मीनिंग होता है कि एक चीज़ का इम्पैक्ट पूरी हर जगह चला जाए। दिस इज़ नोन एज़ कंटेजियन इफेक्ट। जैसे मान लो कि एक बैंक डूबा, इस बैंक के डूबने से हो सकता है बहुत सारी कंपनीज़ डूब गई। उन कंपनीज़ के डूबने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ का इम्पैक्ट आ गया एंड उस एम्प्लॉइज़ के इम्पैक्ट का बहुत सारी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो होता क्या है ना कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उस इकोनॉमिक क्राइसिस का ना इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि दुनिया भर की कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो गई, अलग-अलग रीजन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। तो फेलियर के साथ जनरली हम इसको डील करते हैं, उसको बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एनसेट आईएएस। चलिए, एनसेट क्या है? दिस इज़ नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। अब यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंतर्गत अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। ये पर्टिकुलर टेस्ट होगा 19th मार्च को, ठीक है? तो मेक श्योर 9 एएम से लेके 7 पीएम के बीच में आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट करो। इसको एनरोल होने का जो लिंक है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो मेक श्योर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छे से एनरोल कर लीजिए एंड चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है एंड साथ ही साथ एक अच्छी स्कॉलरशिप पाने का आपको यहाँ पे मौका भी है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे चाबार पोर्ट की लोकेशन के बारे में पूछा था, तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया है। दरअसल में है क्या ना, जो चाबार पोर्ट है काफ़ी न्यूज़ में है। सर, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया नियरली 20,000 टन ऑफ व्हीट अफ़गानिस्तान को भेज रहा है वाया चाबार पोर्ट। अब यहाँ पर नोटिस करो ज़रा, इसकी लोकेशन एक बार नोटिस करना। ये रहा यहाँ पे चाबार पोर्ट। यहाँ पर है क्या ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई से इसकी कनेक्टिविटी हम करवा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये ईरान के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर। ठीक है, नियर द गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देखो, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, तो उसके बिल्कुल यहाँ पे पास में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आपको ग्वादर पोर्ट देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर हमने इसके पास में ही बनाया है, इसके बिल्कुल आपको पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ ग्वादर के बिल्कुल वेस्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इससे होता क्या है सर, चाबार पोर्ट से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ईरान के साथ थोड़ा रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो अफ़गानिस्तान है ना, वहाँ तक पहुँचने का हमारे पास रूट मिल जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो अफ़गानिस्तान की लोकेशन के बारे में, उनकी उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। इंडिया भी इसका नेबर है, मैंने ये भी बताया है, बट हमारे वहाँ ना एक्सेस नहीं है, वो पीओके के थ्रू होके जाता है, ठीक है? अभी हमारे पास कंट्रोल नहीं है, डेफिनिटली पार्ट वो इंडिया का ही है। तो यहाँ पर हमने चाबहार पोर्ट के थ्रू वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है ज़ाहिदान
एंड फिर आगे है जरांज और दिलाराम। आपने सुना भी होगा जरांज दिलाराम हाईवे। तो ये यही पर्टिकुलर लोकेशन है कि यहाँ से हम चाबार से कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, तो चाबार से जाहिदान, जाहिदान से जरांज दिलाराम तक हम पहुंच के जो अफगानिस्तान है उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए। ये यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करी गई है। तो चाबार पोर्ट की जो लोकेशन है वो हमने समझी। ध्यान रखना कि ये जो चाबार पोर्ट है ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जहां पर डायरेक्ट एक्सेस है जिसका इंडियन ओशन के अंदर। इस ऐसा सिर्फ इकलौता ईरानियन पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट नहीं, ईरानियन पोर्ट है ऐसा सिर्फ एकमात्र। ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये डेवलप किया गया है बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। प्लस इसके साथ ही थोड़ा कि कौन ऑपरेट करता है, तो इंडिया ही उसको ऑपरेट करता है थ्रू इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर चाबारा पोर्ट के अंदर दो पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है शहीद कालंतारी पोर्ट और दूसरा है शहीद बहश्ती पोर्ट। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसकी लोकेशन हम अच्छे से समझ गए हैं। देखो जो मैपिंग करवा रहे हैं ना वो थोड़ा न्यूज में जो प्लेसेस हैं उनकी कहीं ना कहीं मैपिंग चल रही है, ठीक है। इससे पहले जो सीज ओशन वगैरह हो गया वो भी हमने देखे, और भी हम इस तरह से देखते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्लेस ना एक दो दिन से थोड़ा न्यूज में चल रही है, दैट इज मैक्यूर आइलैंड। अब कोशिश करना पहली बात बताने की कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है कौन से ओशन में है एंड किस पर्टिकुलर कंट्री की वजह से ये पर्टिकुलर आइलैंड आजकल न्यूज में आया है। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर कल हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। देखो अभी न्यूज में इसलिए है कि इंडिया और यूएसए ने एक एमओयू साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इससे बेसिस पे होगा क्या, एक तरह की ना हम सब सेमीकंडक्टर सब कमेटी को फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो कैसे वर्क करेगी, जो करेगी वर्क, एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसी तरह से इंडिया की तरफ से जो मीटी मिनिस्ट्री है वो हो गया, एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो हो गया। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब सेमीकंडक्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो बहुत ज्यादा न्यूज आती रहती है इसके रिगार्डिंग। देखो मैं एक्चुअली एक्चुअली आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आप जानते हो, एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। 9th 10th या उससे पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चाहे आपने आप साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी। अब कंडक्टर क्या होते हैं, वो चीजें होती है ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं वैसे सब चांसेस को हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती। अब जो सेमीकंडक्टर है ना, देखो नाम से ही क्या है, सेमीकंडक्टर, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लाई करता है, तो कंट्रोल कर लेता है कितना करंट यहाँ से जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो सारी चीजें। तो दरअसल में सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों के बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के। कंडक्टर आप जानते हो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादा कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उस तरह से इंसुलेटर भी आप जानते हो। तो दोनों के बीच की जो कंडक्टिविटी होती है उनको हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। इनकी कुछ अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और एक तरह से जो हमारे कंप्यूटर्स हो गया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, वहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। जैसे कि डायोड हो गया, आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। हर पर्टिकुलर चीज का हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम के, हम 6G की तरफ मूव कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। वहां पर क्या होगा, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी। ये सारी डिवाइसेस, ये सारे स्मार्टफोन्स किस तरह से बने हुए हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो आने वाले टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सेमीकंडक्टर है डेफिनेटली। इनकी कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो गालियम आर्सेनाइड हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये कुछ बहुत ही कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। एंड यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस चाहे डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसीज ये देखने को हमें मिल जाते हैं। अगर बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन के अंदर, और गैलियम आर्सेनाइड को हम यूज करते हैं सोलर सेल्स या लेजर डायोड के अंदर। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की तरफ से भी अलग अलग मिशन हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग कैसे इसकी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना एक मेजर यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का हम यहाँ पे वर्क किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये दरअसल में ना इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सिर्फ होमवर्क क्यों दे रहे हो, एक्चुअल में क्या रीजन है ना कि मैंने ये नोटिस किया कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और एग्जैक्ट ना सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो यहाँ पर एक बात समझो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इनसे 2 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारी थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, जैसे हम रोज डिस्कस करते हैं अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी। प्लस साथ ही साथ हमें ये थोड़ा पता लगता है कि यार कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लास्टली कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। 2021 के पेपर में आई थिंक 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल भी कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया करो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नीचे आंसर बताना, फिर कल मैं आपके साथ इसको अच्छे से डिस्कस कर लूंगा।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्लेशियल रिट्रीट। अब देखो, अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करी गई है बाय वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। उन्होंने कंफर्म किया है कि जो ग्लेशियर रिट्रीट की रेट है वो कंट्रोल्ड है बाय क्लाइमेट चेंज हो गया, टॉपोग्राफी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, इन सभी चीजों से। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रिट्रीट का मतलब क्या है। देखो, ग्लेशियर का छोटा होना साइज के अंदर, ठीक है, उसका श्रिंक होना, इसी का नाम है क्या, ग्लेशियल रिट्रीट। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि ना जो ग्लेशियर है वो मेल्ट ज्यादा तेजी से करता है, ठीक है, या फिर जो इवेपोरेशन की रेट है वो ज्यादा होती है और एकमुलेशन की रेट कम होती है। मतलब कि जो बर्फ है वो कमोएट मतलब इकट्ठी कम हो रही है, पर उससे एवेपोरेट ज्यादा हो रही है, ठीक है, बेसिकली उसका जो प्रोसेस है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेल्ट ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर छोटा होता जा रहा है, उसको श्रिंक होता जा रहा है, इसी का नाम है ग्लेशियल रिट्रीट। इसी को आप वेस्टेज, ठीक है, या एब्लेशन भी बोल सकते हो। दरअसल में एब्लेशन का मीनिंग यही होता है कि आइस हो गया या स्नो हो गया, इसका एक तरह से रिमूवल, इसी को बोलते हैं, चाहे वो मेल्टिंग की वजह से हो गया, इवेपोरेशन की वजह से हो गया, उसी को बोलते हैं क्या, एब्लेशन। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्लेशियल रिट्रीट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये हो क्यों रहा है। देखो, होने के तो पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, पर एक मेजर कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, बेसिकली जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे आजकल हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से ना जो ग्लोबल टेम्परेचर है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, या इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो गया, ये सारी चीजों की वजह से डेफिनेटली ग्लेशियल रिट्रीट का एक मेजर कारण यहाँ पे बन जाते हैं। साथ में प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, जो बारिश हो गया या फिर जो स्नोफॉल हो गया उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल गए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं आसपास के एरियाज के। इसके साथ में बहुत सारे रीजन, जैसे ग्लेशियर साइज कैसा है, ठीक है, एलिवेशन रेंज कैसी है, स्लोप कैसी है, डेब्री कवर कैसा है, ये सारी चीजें भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आती हैं कि किस तरह से उसकी स्लोप वगैरह कैसे बनती है। तो उसके बेसिस के ऊपर भी ना द रेट ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट वो भी अलग अलग यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से हमारे पास ग्लेशियल मोराइंस फॉर्म हो जाते हैं। सर ये मोराइंस क्या होते हैं, ये देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, एक जैसे मान लो कोई मूविंग ग्लेशियर है, तो मूविंग ग्लेशियर की वजह से ना कुछ पीछे ऐसा मटेरियल होगा जो छूट जाएगा। जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको कुछ एरिया अलग तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग, तो कुछ एरिया छूट गया है ना। ये दरअसल में इसीलिए हुआ है कि कुछ मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड हो गया है बाय द मूविंग ग्लेशियर। अब ये मटेरियल सॉइल हो सकता है, रॉक हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं, इसी को मोराइन बोलते हैं, राइट। इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इंवायरमेंट इम्पैक्ट आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी होना, नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ये सारी डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज यहाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड आप सभी जानते भी हो कि ग्लेशियर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से पानी का रिजर्वायर हो गया, स्पीशीज के लिए हैबिटेट हो गया, पावर जनरेशन के अंदर, इस तरह से बहुत सारी जगह के अंदर इसको, बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर भी, टूरिज्म के अंदर भी इसका अच्छा खासा पोटेंशियल है। अब अगर हम इसका एक बैलेंस बना पाए, ठीक है, कि ग्लेशियर कैसे एडवांस होते हैं, कैसे उनकी वेस्टेज या कमी आती है, इसी को मास बैलेंस या बजट बोलते हैं। तो इसका इस वर्ड को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोशिश करना इसको अटेम्प्ट करने की, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू आईयूसीएन एंड साइट्स। अब देखो, जो साइट्स है ना वो तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया था, राइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर नोटिस करो जो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट। क्या ये बात ठीक है, द आंसर इज यस, जिन्होंने ज्वाइन किया उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग है, पर ये कन्वेंशन नेशनल लॉज की जगह नहीं लेती, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो देखो सर, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लो, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ये फील्ड प्रोजेक्ट्स रन करती हैं ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा पाए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट इसके द्वारा रन किए जाते हैं, प्लस इसके द्वारा जो थ्रेटेंड स्पीशीज के रिगार्डिंग एक लिस्ट निकल जाती है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली इसको कर जाती है, तो सेकंड भी ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, क्या ये यूएन का ऑर्गन है आईयूसीएन, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। दरअसल में है क्या, आईयूसीएन एक तरह से अलग अलग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से नेटवर्क है, ठीक है। थोड़ा मैं अगर आपको और बताऊं तो 1948 में इसकी हमने फॉर्मेशन देखी थी, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। पहले इसका नाम थोड़ा सा अलग होता था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर होता था, फिर बाद में इसका नाम 1956 में आईयूसीएन बन जाता है, जिसके हमें हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इस वजह से गलत है,
और जैसे ही आप इसको गलत करोगे आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। ये सारी चीज़ें भी आपको इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके रिगार्डिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। देखो सड़कों के आसपास ना आपने इस तरह के क्रैश बैरियर देखे होंगे, डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर। इनको एक तरह से गार्ड रेल भी बोलते हैं या फिर मेटल क्रैश बैरियर बोलते हैं जनरली, क्योंकि वो मेटल से जनरली बनते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्टील की, ठीक है, जनरली ये स्टील से बनते हैं। अब यहाँ पर ये बनाए क्यों जाते हैं? बनाए इसलिए जाते हैं कि मान लो कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वहां पर व्हीकल्स, वहां पर पैसेंजर्स, उनको एक तरह से बताया जा पाए, एक तरह के जो रोड सेफ्टी सिस्टम की तरह ये वर्क करते हैं। बिल्कुल। और साथ में अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो एक तरह से ना जो ड्राइवर होते हैं उनको भी थोड़ी हेल्प करते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, एक तरह का विजुअल गाइड ये बन जाते हैं। तो फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं? स्टील से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है ना कि महाराष्ट्र हाईवे के ऊपर वर्ल्ड का पहला, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नितिन गडकरी जी ने, मतलब उनके द्वारा ये चीज देखी गई थी। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो विदर्भ रीजन है ईस्टर्न महाराष्ट्र का, वहां पर वानी बरोड़ा हाईवे जो है वहां पर क्रैश बैरियर इसको किया गया है। 200 मीटर का यहाँ पे लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर देखने को मिल जाएगा। तो बैम्बूज का ना दरअसल में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। और अगर आप नोटिस करोगे स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ये उनका काफी अच्छा होता है। तो बैम्बू से हमने ये चीज बना दी है। और एक्चुअल में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पर ये उतना स्ट्रांग होगा या नहीं होगा। द आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। यहाँ पर ना बहुत सारे, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। चाहे आप देख लीजिए, ठीक है ना, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रुड़की हो गया, वहां पर हो गया। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरह करे गए हैं और भी टेस्ट करवाए गए हैं। और सब जगह बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि पता नहीं कैसे वर्क करेगा, नहीं, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसी बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम ही ना बाहुबली भी रखा गया है, ठीक है। तो बाहुबली आप जानते हो, ये दरअसल में ना बैम्बूसा बोलोका बैम्बू यहाँ की स्पीशीज से बना है, तो इस वजह से उसका नाम इस तरह से हमने रख दिया। जो ये कहाँ ग्रो करता है, ये जो पर्टिकुलर बैम्बू है, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखना ये हर प्रकार का बैम्बू नहीं है, ठीक है, एक स्पेशल प्रकार का बैम्बू है जो इसमें यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पर आपको ना रिसोर्ट ऑयल वो देखने को मिल जाएगा। दरअसल में कोल टार से ये बनता है, ठीक है ना, एक तरह का डार्क ब्राउन ऑयल या लिक्विड है, तो उससे इसको ट्रीट किया गया है। एंड साथ साथ इस पे कोटिंग है HDPE की, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। जो क्रिसोट ऑयल है ना, दरअसल में ये जो वुड है उसको एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। तो ये उस वजह से, बेनिफिट की वजह से भी इसको यहाँ से बैम्बू को इसके साथ ट्रीट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसके सिर्फ बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो बेनिफिट्स आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको ये हटा सकता है। प्लस साथ ही साथ ये रूरल एग्रो फ्रेंडली बूस्टिंग, ठीक है, आत्मनिर्भर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अलग अलग जो बैम्बू की के अंदर इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। प्लस साथ ही ये स्टील के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव तरह काम करेगा। तो वो भी यहाँ पे इसका फायदा हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड। अब देखो जो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड है ना, वो दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज लग रही है। देखो है एक्चुअली में डिफिकल्ट। एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो इंडस्ट्रियल सोर्सेज से निकलती है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ना कुछ पर्टिकुलर जगह से, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, मान लो जो कुछ प्योर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सेपरेट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर बाद में उसको जाके ना जमीन के अंदर एक तरह से स्टोर कर देंगे। समझ रहे हो कि जैसे अंडरग्राउंड हो गया, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वहां पे इसको स्टोर कर दिया था कहीं, या फिर ऐसी जगह पे स्टोर कर दिया था कि जहां पर ना उसका इम्पैक्ट ना आए। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर दिया। उससे क्या हो गया, मिटिगेट हम कर पाए हैं क्या, क्लाइमेट चेंज। तो कहने का पॉइंट क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हमने कैप्चर किया, ठीक है, फिर उससे जो इम्पैक्ट हो सकता था उसको रोकने के लिए उसको अंडरग्राउंड हमने उसको स्टोर कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे फायदा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आ गई और उससे क्लाइमेट चेंज हमने कम कर दिया। देखो सुनने में काफी इजी लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया एंड उसको जमीन में गाड़ दिया तो कम हो गया, पर ये प्रोसेस एक्चुअल में काफी मुश्किल हो जाता है। पर एक्चुअल में बेनिफिशियल भी है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट ग्रीन साइड है ना, ये उसी डायरेक्शन में कदम है कि वर्ल्ड का पहला एक क्रॉस बॉर्डर CCS प्रोजेक्ट ये बन गया है। कहाँ पर है सर? ये डेनमार्क के नॉर्थ सी में हमें देखने को मिलेगा।
और इसको ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि ये वर्ल्ड का पहला इंजेक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ऑफशोर स्टोरेज किसी प्रोजेक्ट की, क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर फर्दर और भी डिटेल्स हैं कि कहाँ पे इंजेक्ट किया गया है। नॉर्थ सी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया। प्लस यार ना देखो, यहाँ पर ना थोड़ी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, पर एक्चुअली में ये डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि देखो ये इंडिया का प्रोजेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है कहाँ का, ये तो हमें डेनमार्क नॉर्थ सी में एक तरफ से देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ। होता क्या है, अगर इंडिया ने किया होता, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करी होती, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को होस्ट किया गया था INEOS के द्वारा, एंड साथ ही साथ जो विंटरशेल दिया है इसके द्वारा किया गया था। और यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक ना हम नियरली 8 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आने वाला है। यहाँ पर प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के अंदर नियरली 23 ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर CCS टेक्नोलॉजी के अंदर काफी अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और अकेडमिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इस चीज के रिगार्डिंग। अब कल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन हैं। एक तो देखो मैक्योर आइलैंड ही आप मुझे बताओगे। एक ना चाबार पोर्ट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, बट हार्डली ही बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो ये दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी और क्वेश्चन भी आपको दिए हैं, तो मेक श्योर कि इनको आप एक बार ट्राई करो, और मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। सैटरडे को मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ, और यहाँ पे अच्छे से हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे। पहला कह रहा है साइट्स, कि यहाँ पर अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 से किसी को रिमूव या ऐड करना हो तो बड़ी आसानी से किसी भी पार्टी के द्वारा यूनिलैटरली किया जा सकता है। देखो ये बिल्कुल ही फॉल्स है। सर फॉल्स क्यों है? देखो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी। अपेंडिक्स 1 ये वो वाली यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज थी जो एक्सटिंक्ट होने के जहाँ पे रिस्क था। ठीक है, अपेंडिक्स 2 ये वो थी जहां पर एक्सटेंशन का भी खतरा नहीं है, पर आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। बहुत सारा मेजर उनके नंबर में कमी आ सकती है अगर हमने उसके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, परमिट से उनके ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। उसी तरह से एक क्या था, अपेंडिक्स 3, यहाँ पर था कि वो वाली स्पीशीज जो कम से कम एक कंट्री के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, और इनको अकॉर्डिंगली इसके ऊपर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, अब यहाँ पर अगर स्पीशीज को ऐड या रिमूव करना होता है तो वो कौन करता है, वो किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा। वेयर एज अगर आप बात करें अपेंडिक्स 3 की, तो वो हो जाता है यूनिलैटरली। तो दरअसल में ना यहाँ अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 और 2 में तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, तो इस वजह से स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये रिवीजन भी होगी साइट्स की, एंड साथ ही साथ हमने इसका आंसर भी हम समझ गए कि अच्छा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। क्या ये बात ठीक है कि यहाँ पे काफी मुश्किल होता है किसी को डेटा को चेंज करना, हैक करना, चीट करना? ये बात बिल्कुल ट्रू है। मैंने आपको ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है वो समझाया था, एंड डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है बिल्कुल। ठीक है, तो उससे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, तो उससे काफी फायदा होता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, याओशोंग फेस्टिवल क्या असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिनों के लिए? सर ये बात फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि दरअसल में ये मणिपुर के अंदर होता है। इन द स्प्रिंग सीजन आपको 5 दिन के लिए सेलिब्रेशन इसका देखने को मिलेगा। दरअसल में ना ये मणिपुर का ही होली का एक तरह से वर्जन है उसका। वहाँ की जो मीटी पीपल है, ठीक है, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दरअसल में हिंदूज ही होते हैं, ठीक है, और इसको जब होली सेलिब्रेट करी जाती है बाकी जगह पे, यहाँ पर उसका उसका सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल जाता है। फिर अगला है डिजिटल इंडिया एक्ट। क्या एक तरह से IT एक्ट 2000 का ये ओवरऑल है? ये बात सर बिल्कुल ट्रू है। लास्टली चाबार पोर्ट, ये आपको आज मैंने होमवर्क दिया है दोबारा से, इसका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताओगे क्या ठीक है क्या गलत है। राइट फ्रेंड्स, तो ये थे कल के क्वेश्चंस और ये आज के क्वेश्चंस हैं जिनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने वाले हो, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्योर आइलैंड की क्वेश्चन ये भी मैंने आपसे पूछी है, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे उसके आंसर्स भी। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। So friends, this is it for this video. Keep working hard. Goodbye and good luck.